तो एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत छोटा होगा, आपका ज़्यादा समय नुकसान नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं कि जल्द ही रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी का फाइनली ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका उम्मीद है कि एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। हो सकता है कि आपकी मार्च अप्रैल में भी देखने को मिल सकती है भर्ती, बट अगर मार्च अप्रैल में वैकेंसी नहीं आती है तो जैसे ही एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो वैकेंसियाँ चल रही हैं उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी तो मई या जून में आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन की आ जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों आपके पास, इसलिए आपको पहले से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम लोग अब देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी का हम लोग अपना एमसीक्यू देखेंगे, बाकी डिटेल्स में भी देखेंगे हर ऑप्शन का। और हम जल्द ही थ्योरी भी क्लास लाने वाले हैं दोस्तों। उस अगर थ्योरी क्लास का देखते हैं आप, पूरा डिटेल्स में थ्योरी क्लास मिलेगा, उसका एमसीक्यू भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से भी मिल जाएंगे, सारा डिटेल्स मिलेगा। आप अगर देख लेते हैं थ्योरी प्लस आप एमसीक्यू प्लस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से कितना पूछा गया है, तो आपको ए टू जेड जानकारी हो जाएगी। तो उस भी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये जो एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसको भी आप देख सकते हैं। आज दूसरा क्लास है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 9 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और डिटेल्स में भी देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु किरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो आप आंसर बताएंगे, आप अपने मन में सोच लेंगे ऐसे, बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हैं बाद में। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु किरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम जो होगा वो राइट आंसर इसका होने वाला है। तो आपने देख लिया होगा कि सोडियम इसका राइट आंसर है। बाकी और मैं इसके डिटेल्स में बता दूं दोस्तों कि सोडियम धातु बहुत ही ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है। और वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से धातु को जल में डुबो कर रखा जाता है, तो वो है फास्फोरस, यानी फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। सोना के बारे में देख लेंगे दोस्तों। तो सोना का परमाणु क्रमांक जो होता है 79 होता है और जो इसका प्रतीक होता है दोस्तों Au यानी ऑरम होता है। सोना में तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। तन्यता का मतलब कि आप इसे तार के रूप में बहुत लंबा खींच सकते हैं। यह बहुत ही कम सक्रिय होता है, यानी यह देखेंगे जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें नीचे स्थान पे पाया जाता है। प्लेटिनम के बारे में देख लेते हैं। तो प्लेटिनम का जो प्रतीक होता है दोस्तों Pt होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 78 होता है। और तांबा का जो प्रतीक होता है Cu यानी कॉपर का, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों तो वो होता है 29। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप देखते ही आंसर कर देंगे। तो फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर R/2। तो यानी वही पूछा गया कि फोकस दूरी क्या होने वाला है। तो आप R के जगह यानी त्रिज्या का मान रखेंगे, बाई 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होगा, आपका जानते हैं, तो सी राइट होगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप फार्मूला एक बार सुन लीजिए, F बराबर R/2। और डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है दोस्तों सर्च लाइट में, सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने में, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सौर भट्टी में और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपने ये देख लिया। और उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है दोस्तों, अब गाड़ी जो होती है उसके साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें जो दर्पण होता है वो होता है दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपने इसके बारे में थोड़ा देख लिया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि देखें क्या पूछा गया है। तो पूछा गया यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कौन सा है।
यानी ये पूछा गया है कि यदि आप दर्पण में देखते हैं और आपकी जो छवि यानी प्रतिबिंब बनता है छोटा है तो कौन से दर्पण में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है समतल और उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी देखेंगे तो है समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है उत्तल दर्पण सही आंसर है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण को दोस्तों अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। तो आपने देख लिया कि इसमें बताया गया है जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। और जितनी डिटेल्स में देखना है दोस्तों तो हम लोग जब थ्योरी की क्लास करेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स से आपको बताया जाएगा। तो चलिए अवतल दर्पण को देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। अब पहले में उत्तल दर्पण में क्या करता है तो फैलाता है, और अवतल दर्पण जो है अनंत से आने वाली किरणों क्या करता है तो सिकोड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा गया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी यानी 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा दोस्तों गतिज ऊर्जा का तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फार्मूला जानते हैं गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv²। तो यहाँ आप मान रखेंगे दोस्तों तो 1/2 और m का मान रखेंगे 22 और भी करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों। और इसे अगर काटेंगे तो 11 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा आपका 275 जूल। यानी जो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल। तो आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा 275 जूल। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है और जो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला होता है mgh। तो चलिए दोस्तों पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के, ऑप्शन बी है लंबाई के, ऑप्शन सी है तापमान के, और ऑप्शन डी है आपके प्रतिरोधकता के। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप देखते ही आंसर फट से कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है दोस्तों आर बराबर रो एल अपान ए, यानी आर जो है प्रतिरोध है, रो देखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध है, और एल जो देखेंगे लंबाई है, और ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप फार्मूला याद रहेगा तो आप जो भी अगर इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। बाकी थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देख लेंगे कि रो जो है दोस्तों एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है, और किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों उसके लंबाई का समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फार्मूले से ही बनाया गया है दोस्तों। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये थ्योरी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो आप फार्मूला देख लीजिए कि आर बराबर होता है रो एल अपान ए। तो इस फार्मूले से काफ़ी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एमसीक्यू भी आता है। बाकी आप देख सकते हैं इसे थ्योरी बेस भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं छठे क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, और ऑप्शन सी है जो आपका आयोडीन, और ऑप्शन डी है सोडियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, तो आयोडीन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अब जानते हैं क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कैल्शियम का जो प्रतीक होता है Ca होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों 20 होता है। आयोडीन का जो प्रतीक होता है होता है परमाणु क्रमांक 53 होता है, और आपका सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 और प्रतीक जो होता है Na होता है, और जो पोटेशियम होता है उसका प्रतीक K होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 19। आपको आवर्त सारणी याद रहेगा तो आप आसानी से सब याद कर सकते हैं। चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं।
7वें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो ऑप्शन ए है डेमोक्रिट्स, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और ऑप्शन सी ये देखेंगे एंटोन एल लेवोजियर और ऑप्शन डी है जोसेफ एल प्रिस्टले। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी एंटोन एल लेवोजियर। इन्हें आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान का पिता यानी जनक के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है जोसेफ एल प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर में पूछा गया कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो अगर आपको बस इतना याद होगा कि जोड़ना है घटाना तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल्सियस से केल्विन पे अगर आपको जाना है तो जो दिए गए तापमान होगा उसमें आपको 273 जोड़ना होगा। अगर यही पूछे दोस्तों कि केल्विन पैमाने से सेल्सियस पे जाने के लिए क्या करना होगा, तो दिए गए तापमान में से 273 आपको घटाना होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं दोस्तों, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और क्लोरीन या लवण और पानी। तो इसका सही जो आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर होगा, यानी लवण और हाइड्रोजन। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में इसमें देख लेते हैं। तो अम्ल जो होता है दोस्तों स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे एवं प्रबल जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं अम्ल। तो और जो डिटेल्स में दोस्तों देखना रहेगा तो आप थ्योरी के क्लास में देख सकते हैं। इसमें अगर ज़्यादा डिटेल्स करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर के आप क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए धुलाई सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर और डी जो देखेंगे बेकिंग पाउडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल्स में देख लेंगे। तो दिया गया धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और जो इसका फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है Na2CO3 10H2O। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों NaCO3। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है, ये काफ़ी लोग गलत भी करेंगे आंसर इसका। इसमें पूछा गया है 2 kg की एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर से 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभ वेग से फेंकी जाती है। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप पॉइंट पकड़ेंगे तो आसानी से आंसर सही दे देंगे। तो पूछा गया कि 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका डी, यानी जीरो। बहुत लोगों के समझ में आएगा कि जीरो कैसे होगा, तो इसमें देखेंगे ध्यान से। तो पूछा गया है आपका कि 2 kg की एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभ वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप जानते हैं कोई वस्तु जब नीचे से फेंकी जाएगी तो ऊपर जो उसका वेग होगा, यानी इसमें प्रारंभिक वेग आप देखेंगे तो दिया गया है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, और जो अंतिम वेग होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका जीरो। तो आप जब इसमें फार्मूले में रखेंगे 1/2 mv², तो जब आपका भी जीरो होगा तो टोटली क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है डी, यानी जीरो। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखेंगे तो पूछा गया है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका सी, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटम। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटम होता है उसे कहते हैं दोस्तों पार्श्व विभज्योतक उत्तक। यह जड़ तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है।
इससे संवहन ऊतक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। यही ऊपर देखेंगे तो पूछा भी गया है। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्व विभुजक ऊतक का उदाहरण है। पार्श्व विभुजक ऊतक ही द्वितीयक विभुजक ऊतक ही होता है। तो इसके डिटेल्स में जब हम लोग देखेंगे, जो पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसमें बस इतना जान जाइए कि जो इसमें ऑप्शन है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लिए हैं। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि यदि और फिर खाली स्थान भरना, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होगी। तो इसमें बताना है ऑप्शन ए बाइनरी विखंडन, ऑप्शन बी वानस्पतिक जनन, ऑप्शन सी अलैंगिक प्रजनन और ऑप्शन डी जो है लैंगिक जनन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो, तो किसमें अधिक विविधता पाई जाती है, तो जो लैंगिक जनन होता है दोस्तों, प्रजनन होता है, उसमें ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो आप पहले लैंगिक वाला देख लीजिए। तो इसमें बताया गया कि इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे में देखिए पॉइंट में बोला गया है कि इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, वहीं अलैंगिक जनन में इस निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, यानी अलैंगिक जनन होता है या निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। तीसरे में देखेंगे लैंगिक जनन में बताया गया है कि लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, जबकि अलैंगिक जनन जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन में चौथे में देखेंगे तो इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, जबकि चौथे में अलैंगिक जनन में देखेंगे तो बताया गया है कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते। पांचवें में बताया गया है कि इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, और अलैंगिक में बताया गया इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु जैसे फफूंदी उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपने देख लिया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 में देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायो संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी बायोगैस नहीं है। तो आप ऑप्शन ए देखेंगे तो CO, ऑप्शन बी देखेंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी देखेंगे तो H2S है, और ऑप्शन डी देखेंगे तो CH4 है। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन ए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और तो आप थोड़ा सा मीथेन के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। यह तालाबों के रुके हुए जल और दलदली स्थानों पर बुलबुले के रूप में निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें इतना ही देखेंगे दोस्तों। डिटेल्स में देखना होगा तो आप थ्योरी क्लास से जुड़ सकते हैं, उसमें डिटेल्स में बताया जाता है, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें MCQ भी बताया जाता है चैप्टर वाइज। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता है। तो ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, और ऑप्शन डी है संवेग। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी यानी बल जो है प्रकृति में कभी अलग नहीं रहता है। बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, F बराबर m/a होता है। संवेग बराबर आप जानते हैं P बराबर m/v होता है, और वेग का मात्रक हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलेंगे डिटेल्स में। मैं एक बार और बता दूं दोस्तों, देखना है तो आप थ्योरी के क्लास से जुड़ सकते हैं। 16 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का कारण वसा और तेलों का डैश डैश है, यानी खाली स्थान भरना है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी हाइड्रोलिसिस, और ऑप्शन सी जो है अवकरण, और ऑप्शन डी जो है शोधन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होता क्या दोस्तों ये देख लीजिए। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। एक बार और सुन लीजिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए युग्मनज यानी जाइगोट, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी बीजांड। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका ऑप्शन बी एंडोस्पर्म। तो आखिर एंडोस्पर्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एंडोस्पर्म का विकास भ्रूण कोश में त्रिगुणित कोशिका से होता है। एंडोस्पर्म में अधिकांशतः खाद्य भंडार के रूप में स्टार्च होता है, लेकिन इसमें वसा हो सकता है जैसे अरंडी। और ऑप्शन नीचे देखेंगे तो और बताया गया कि एंडोस्पर्म निष्क्रियता के दौरान बीजों को पोषक तत्व प्रदान करता है। और नीचे और देख लीजिए एंडोस्पर्म में साइटोकिनिन जैसे कुछ हार्मोन भी होते हैं और कोशिका विभेदन में मदद करते हैं। तो आपने देख लिया कि एंडोस्पर्म आखिर होता क्या है। एंडोस्पर्म का विकास भ्रूण कोश में त्रिगुणित कोशिका से होता है। एंडोस्पर्म में अधिकांशतः खाद्य भंडार के रूप में जो आपका स्टार्च होता है, लेकिन इसमें वसा हो सकता है जैसे अरंडी। एंडोस्पर्म निष्कासन के दौरान बीजों को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये दोस्तों इस सीरीज का जो है शिफ्ट का जो था लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कुल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, बाकी आपको कमेंट में बता सकते हैं, उसमें सुधार जरूर किया जाएगा। आगे ऐसे जुड़े रहिए, आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उससे जुड़ी जानकारी भी जैसे डिटेल्स में मैं बताता चलूँगा। बाकी आप थ्योरी क्लास से जुड़ सकते हैं, उसमें चैप्टर वाइज आपको थ्योरी मिलेगा, प्लस उसके जितने MCQ बन सकते हो MCQ मिलेगा, और उस चैप्टर से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए वो भी आपको मिलेगा। तो उसमें वो भी सीरीज आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होता है दोस्तों।